हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने पहले माइनर एक्ट पूरी ख़त्म कर दी थी पढ़ा के आप लोगों को। उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव जितने क्वेश्चन हैं जितने मेरे पास अवेलेबल हैं, तो ये आयुध अधिनियम है, इस ये लास्ट 2 लेक्चर होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का राजस्थान एपीओ के लिए ये लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोगों को करा दूंगा, जिससे कि तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो गलत ना हो। ठीक है, तो आज आर्म्स एक्ट आप लोगों को पढ़ा दूंगा। आर्म्स एक्ट के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो सब आज सॉल्व करा दूंगा। अब 10 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम, 10-15 दिन जो भी एग्ज़ाम बचे हुए हैं, तो ध्यान से अच्छे से सारी चीज़ों से दूर हट जाओ। कोई भी आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है वहाँ से 10 दिन पूरा अपना दे दो, फोकस कर दो। जो होगा वो बाद में 19-20 तारीख के बाद में सारी चीज़ें देखना। ठीक है, तो ध्यान से और अच्छे से पढ़ो कि एटलीस्ट क्वेश्चन मेरिट तक पहुंच जाओ या मेरिट से ऊपर हो जाओ। ठीक है, क्वेश्चन गलत मत करके आओ। ठीक है, तो चलो आइए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आयुध अधिनियम कब से लागू होता है? 1 अक्टूबर 1962 से, 1 दिसंबर 1959 से, 15 सितंबर 1962 से, 1 जून 1959 से। तो कब होता है? 1 अक्टूबर 1962, गांधी जी के जन्मदिन के पहले। तो आर्म्स को ऐसे याद करो, जैसे लाठी को आर्म्स नहीं माना गया है, तो लाठी कौन? गांधी जी लेके चलते, तो उन्हीं के जन्मदिन के 1 दिन पहले। लाठी सीधी होती है ना, तो 1 दिन पहले। ठीक है, 1 अक्टूबर को। आयुध अधिनियम संशोधन 2019 कब से लागू हुआ? 3/7/2019 से, 5/10/2019 से, 19/10/2019 से, 14/12/2019 से। तो ये कौन कब से लागू हुआ है? 14 दिसंबर 2019 से। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 14 दिसंबर 2019 याद कर लो, 14 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाने से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, 100-150 लोग तो वीडियो देखते हो, उसमें से अगर 10-10 लोग कर दो। मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन अब आप लोगों का एग्जाम आ गया है, तो मैं सोचता हूँ जितना मेरे से हो सके उतना मेहनत करके मैं प्रोवाइड कर दूँ। मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं रहता है, लेकिन पता नहीं क्या आप लोगों का ये, मैं 10 ही 10 लोग अगर आप कर दो तो मेरा 1000 हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या है। चलो ठीक है। वैसे आयुध अधिनियम 1959 का विस्तार है संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर, केवल केंद्र शासित प्रदेशों पर, उपयुक्त में से सभी। मैं इसलिए बार बार कहता ना कि मेरे अंदर भी ललक आती, फिर मैं मेहनत से नोट्स बनाऊंगा। 60 नोट्स जैसे मैंने बना के दे दिए, उसके बाद मेरा बनाने का मन ही नहीं किया। भाई मैंने देखो कितने अच्छे से 60 नोट्स आप लोगों को बना के दे दिया, उसमें मेहनत लगता है। अब जब मैं आप लोगों से पैसे तो मांग नहीं रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। इतना ही नोट्स आप देख लीजिए, जो कहीं भी बाहर पढ़ाते होंगे वो पैसे लेते हैं, मैं सबको फ्री प्रोवाइड किया, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया हूँ। फिर भी लोग, केवल मैं सब्सक्राइबर के लिए ही तो कहता हूँ। तो 10-10 सब्सक्राइबर अगर आप लोग बढ़वा देंगे तो मेरे सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ जाएंगे, इसमें क्या नुकसान है आप लोगों का। लेकिन पता नहीं क्या है लोग। चलो ठीक है, आगे अब आ जाओ। निम्न में से कौन सा आयुध आयुध नहीं है? निम्न में से कौन सा आयुध नहीं है? अग्नायुध, घातक शस्त्र विनिर्माण के लिए मशीनरी और लाठी। तो आयुध कौन सा नहीं? आर्म्स। लाठी को आर्म्स नहीं माना गया, अग्नायुध को आर्म्स माना गया, घातक शस्त्र को आर्म्स माना गया, घातक शस्त्र विनिर्माण की मशीनरी को माना गया। नेक्स्ट आ जाओ। अग्नायुध के अंतर्गत आते हैं, अग्नायुध के अंतर्गत तोप आते हैं, हथगोले आते हैं, पिस्तौल आते हैं, अपायक्रम द्रव्य गैस को छोड़ने के लिए अनुकूलित शास्त्र, उपयुक्त सभी। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ, जाके अभी नोट्स खोल के देखना, तो मैंने एक एक चीज पढ़ाया है, ये सब क्वेश्चन पढ़ाए हैं मैंने। फिर आ जाओ, गोला बारूद में सम्मिलित नहीं है, रॉकेट टारपीडो को काम में लाने वाली कल्पित वस्तु, विखंडनीय सामग्री, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। अब कई लोग मेरे से कह रहे हैं फोन करके, सर मेजर एक्ट पढ़ा दीजिए। मेजर एक्ट क्या पढ़ाऊं? जब मेरी मेहनत का कोई फल ही नहीं मिलता है तो मैं मेजर एक्ट क्या पढ़ा दूं? थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर बढ़े, 1000 के ऊपर हो जाए, मैं मेजर एक्ट बढ़िया से बना के आप लोगों को पढ़ा दूंगा। कुछ मेरे को भी तो लगे कि हाँ यार मेरा मेहनत सफल हो रहा है, तो इस वजह से मैं कहता हूँ। ठीक है, मुझे भी तो कुछ ललक अंदर से आनी चाहिए। हाँ, उस समय सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, मेहनत से मैंने बना के नोट्स अच्छे से दे दिया। एक बार आप करके देखो, फिर मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। गोला बारूद में सम्मिलित है पतीले, गोला बारूद के निर्माण की मशीनरी। फिर उसके बाद आ जाओ,
घर्षण नलिकाएं और उपयुक्त सभी, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। अग्नायुध के भरण और भरणों के लिए उपसाधन कहलाते हैं आयुध, गोला बारूद, प्रतिसिद्ध आयुध, अग्नायुध क्या कहलाते हैं? गोला बारूद कहलाते हैं। जो फायर आर्म्स में जो चीजें भरी जाती हैं उसे क्या कहते हैं? गोला बारूद कहते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। आयुध आर्म्स में सम्मिलित है घरेलू उपयोग में लाए जाने वाला चाकू, कृषि उपयोग हेतु लाठी, खिलौने के रूप में उपयोग में लाई जाने वाली पिस्तौल, प्रतिरक्षा के लिए प्रकल्पित शस्त्र, तो प्रतिरक्षा के लिए प्रकल्पित शस्त्र हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ। आर्म्स में सम्मिलित है अग्नायुध, तलवार, आयुध के भाग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आर्म्स में क्या सम्मिलित नहीं है? अग्नायुध है, आयुध के भाग भी हैं, अग्नायुध नहीं है, आयुध में अग्नायुध नहीं, फायर आर्म्स नहीं है, तलवार और आयुध के भाग ये दोनों सम्मिलित हैं। फिर आ जाओ। आयुध अधिनियम 1959 में अर्जन का क्या अर्थ होता? भाड़े पर लेना, दान के रूप में लेना, क्रय से प्राप्त करना, तो इसमें क्या हो जाएगा? क्रय, सेल। ठीक है, क्रय से प्राप्त करना, खरीद कर प्राप्त करना। नेक्स्ट आ जाओ। अग्नायुध से अभिप्रेत है कोई भी ऐसा प्रक्षेप जिससे ऊर्जा निकलती हो। प्रक्षेपों को चलाने के लिए परिकल्पित अनुकल्पित कोई भी शस्त्र, कोई विस्फोटक शस्त्र, उपयुक्त में से सभी, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ। आयुध अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट से आशय क्या होता है? मध्यस्थ अधिनियमों के तहत अभियोजन अधिकारों के लिए और दंड प्रक्रिया के अधीन कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सेशन न्यायाधीश, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? वही कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिसिद्ध आयुध की श्रेणी में नहीं आता है? बम, टैंक भेदी तोपे, वायुयान, टैंक भेदी तोपे, वायुयान, तोपे, वायुयान भेदी, तो इसमें क्या? वायुयान हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। आयुध अधिनियम में धारा 2 के सब क्लास 3 में आयुध से तात्पर्य है। अब आयुध से क्या मतलब है? आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिए उपयोग में उपयोगी वस्तुएं जैसे लाठी, डंडा इत्यादि, अग्नायुध तीक्ष्ण धार वाले और सभी अन्य घातक शस्त्र और उसके भाग, अग्नायुध के निर्माण के लिए मशीनरी, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें दूसरा और तीसरा, ये नहीं, लाठी डंडा इसमें नहीं आएंगे। इसमें कौन से आएंगे आयुध में? सॉरी, अग्नायुध तीक्ष्ण धार वाले और सभी अन्य घातक शस्त्र और उसके भाग, अग्नायुध के निर्माण के लिए मशीनरी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। आयुध अधिनियम के अंतर्गत गोला बारूद की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है? रॉकेट बम, पलीता तथा घर्षण ट्यूब, गोला बारूद निर्माण में मशीन, अग्नि शस्त्र, तो किसमें क्या क्या सम्मिलित नहीं है? गोला बारूद में अग्नि शस्त्र नहीं सम्मिलित है। रॉकेट बम, पलीता तथा घर्षण ट्यूब, गोला बारूद और निर्माण की मशीनें, अग्नि शस्त्र इसमें नहीं सम्मिलित है। फायर आर्म्स गोला बारूद के अंतर्गत नहीं आते हैं, अग्नायुध के अंतर्गत आते हैं। अग्नायुध के अंतर्गत फायर आर्म्स, तोपों को चढ़ाने वाली सीढ़ियां, हथगोले छोड़ने के साधन, किसी भी अग्नायुध को चलाने से हुई चमक को कम करने के लिए परिकल्पित उपसाधन, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? इस अधिनियम के तहत कौन अनुज्ञापन अधिकारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं है? अनुज्ञप्ति का अनुदान करने वाला अधिकारी, नवीनीकरण के लिए अधिकृत अधिकारी, सरकार, उपयुक्त में से सभी, तो लाइसेंस अथॉरिटी इनमें से कोई नहीं है। लाइसेंस अथॉरिटी एक व्यक्ति होता है, ना गवर्नमेंट हो सकती है, ना कोई अधिकृत प्राधिकारी, न जो रिन्यूअल करता वो लाइसेंस अधिकारी नहीं होता है, ना अनुज्ञप्ति का ग्रांट प्रदान करने वाला अधिकारी भी लाइसेंसी अथॉरिटी नहीं होता है।
सॉरी, रात में वीडियो बना रहा हूँ तो कितना टाइम हो रहा, 2:35 पे बना रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ी नींद आ रही है, तो उसको अवॉइड करना, ठीक है। आयुध के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह तथ्य है कि किसी भी शस्त्र के प्रयोग से मृत्यु कारित हो सकती है, उसको आयुध नहीं बना देती है। कोई भी वस्तु जो साधारणतया घरेलू उपयोग की ना होकर रक्षा के लिए उपयोग में लाई जा सकती हो, आयुध मानी जाएगी। कोई शस्त्र आयुध है कि नहीं, यह देखने के लिए मूल उपयोग जिसके लिए वह अभिप्रेत है देखा जाना चाहिए। उपयुक्त में सभी सत्य हैं, तो उपयुक्त में सभी सत्य हैं। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कहता है अग्नायुध और गोला बारूद, यानी कि फायर आर्म्स और गोला बारूद को एक्विजिशन एंड पोजेशन, मतलब कब्जे में अनुज्ञप्ति के बिना रखने, मतलब अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और फायर आर्म्स या गोला बारूद रखते हो तो उस पर प्रतिबंध किस धारा में लगाएगा? नहीं, बिना लाइसेंस के आप फायर आर्म्स और गोला बारूद नहीं रख सकते हो। किस धारा में? 3 में बताया गया, 4 में बताया गया, 6 में बताया गया, 5 में बताया गया। तो किस धारा में बताया गया? धारा 3। तो धारा 3 याद करो क्या करता है? रिस्ट्रिक्शन लगाता है। किस चीज पे? गोला बारूद और फायर आर्म्स को बिना लाइसेंस पे रखने पे। क्या 3 मतलब रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन किस चीज का है? एक्विजिशन, अपने पास ना फायर आर्म्स रखोगे ना गोला बारूद रखोगे बिना लाइसेंस के। फिर आ जाओ, फिर क्या कहता है? आयुध अधिनियम में, जो आर्म्स एक्ट के तहत कौन अग्निय मतलब फायर आर्म्स के लिए अनुज्ञप्ति ले सकता है? अनुज्ञप्ति ले सकता है केवल प्रकृति व्यक्ति, मतलब कौन फायर आर्म्स का लाइसेंस ले सकता है? इसका कहने का मतलब केवल विधिक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, केवल पुरुष। तो इसमें कोई भी व्यक्ति हो जाएगा, सीधे सीधे कोई भी व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त कर सकता है, कोई भी व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। अब आ जाओ, कहता है कोई भी एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो फायर आर्म्स है या गोला बारूद है तब तक ना रखेगा, तब तक अर्जित नहीं करेगा, ना अपने पास रखेगा और ना उसको लेकर चलाएगा जब तक उसके पास इस निमित्त मतलब इस आशय से लाइसेंस, अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंस धारित ना करता हो। तो आर्म्स एक्ट 1959 की किस धारा में ये बताया गया? तो ये अभी मैं पढ़ाया हूँ, धारा 3 में बताया गया है। क्वेश्चन को घुमा के दे दिया बस, और कुछ नहीं है। फिर आ जाओ, शस्त्र अधिनियम की धारा 3 के क्लास 2 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कितने अस्त्र लेकर चल सकता, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने पास कितने आर्म्स, कितने शस्त्र रख सकता है, कितने आर्म्स रख सकता है या अर्जित कर सकता है। तो पहले ये 3 था, 2019 के संशोधन के बाद ये क्या हो गया? 2 हो गया। ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ, आग्नायुध के किसी व्यवहारिक या राइफल क्लब या राइफल संगम के किसी सदस्य को छोड़कर, मतलब क्लब के सदस्यों को छोड़कर, ये मतलब इसमें अपवाद दिया गया कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 से ज्यादा भी रख सकते हैं। इसके अपवाद भी हैं कुछ, वो अपवाद यही बता रहा है, ठीक है। वो किस धारा में दिया, यही पूछा होगा इस क्वेश्चन में। चलो देख लेते हैं। हाँ, तो ये पूछा, ये लोग एक से कोई भी अन्य व्यक्ति कितने आयुध को ना तो अर्जित करेगा और ना ही अपने कब्जे में रखेगा, ना वहन करेगा। तो जो क्लब है इन सबको छोड़कर बाकी जो सामान व्यक्ति है, जहाँ मतलब फायर रेंज की, जैसे कोई सीखने जाता है, निशानेबाजी का काम करता है, तो कोई सीखने जाता है या वहाँ फायर आर्म्स चलाता है, उन सब जगहों को छोड़ के बाकी अन्य व्यक्ति कितना 2 से अधिक नहीं रखेंगे। आर्म्स एक्ट, आर्म्स संशोधन अमेंडमेंट 2019 के प्रारंभ पर एक व्यक्ति के पास 2 से अधिक आयुध है, वह कितने दिनों के, मतलब जब ये प्रतिबंध लगा कि पहले ये था 3 रख सकता था, अब ये है कि वो 3 रखे हुए, जब ये अमेंडमेंट आया उसके पहले से उसके पास 3 हथियार है, तो अब वो क्या करेगा? कितने दिन के अंदर अग्नायुध को थाने के भार साधक अधिकारी के पास निक्षिप्त मतलब जमा कर देगा। निक्षिप्त मतलब जमा कर देगा, किसके? थाने के भार साधक अधिकारी के पास। जैसे 2019 में अमेंडमेंट लागू हुआ, लागू होने की एक डेट होगी, उस डेट से कितने दिन के अंदर उसे अपने निकटतम थाने में जमा कराना होगा, जो 2 के सिवा उसके पास आर्म्स है।
कितने 3 माह के अंदर, 1 वर्ष के अंदर, 1 साल के, यानी कि 2020 तक अगर आपके पास वो हथियार था तो जब ये संशोधन आया उसके 1 साल यानी कि 2020 तक आप अपने जितने भी वो हथियार, 2 के अलावा जितने भी हथियार रखे हैं वो आप कहाँ, थाने में जमा कर देना चाहिए, नहीं तो पकड़े जाओगे तो सजा हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आ जाओ। कहता है कौन व्यक्ति किसी समय 2 या 2 से अधिक अग्नायुध को अर्जित कर, अब देखो ये अपवाद, साधारणतया 2 ही रख सकते हो, लेकिन कौन व्यक्ति रख सकता है या वहन कर सकता है, क्यों कौन 2 से अधिक रख सकता है, अग्नायुध के किसी व्यवहारी सदस्य को, मतलब व्यवहारी सदस्य मतलब समझो ऐसे ही समझ लो कि जो जिसको उस चीज की जरूरत है, जैसे पुलिस हो गया या मिलिट्री हो गए या आर्मी हो गई, जिनको वो व्यवहारिक रूप से उसका उपयोग करते हैं, उनके अगर वो ना ले तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अब आर्मी के पास बंदूक ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो एक से ज्यादा राइफल क्लब होती हैं, जहां क्लब में शूटिंग चलती है वो लोग होते हैं, राइफल का एक सदस्य होता है के संगम के किसी सदस्य के, वहां का जो राइफल का एक समूह है जो वहां राइफल जो शूटिंग सीखने जाता है वो भी अपने पास रख सकता है। कोई भी डीलर जो बेचता है तो 2 बंदूक थोड़ी बेचेगा, 2 से ज्यादा बंदूक रखेगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट आओ। अग्नायुध से भिन्न आयुधों को अर्जन या कब्जे में रखने या वहन करने का निर्देश दे सकता है। केंद्र सरकार रख सकता है अग्नायुधों से भिन्न आयुधों को अर्जन या कब्जे में रखने या वहन करने का निर्देश दे सकता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों। तो कौन कौन दोनों को दे सकती है। नेक्स्ट आ जाओ। निम्न में से किस स्थितियों में लाइसेंस आवश्यक है, अग्नायुध और गोला बारूद के अर्जन और कब्जे के लिए, आयुध और गोला बारूद के विनिर्माण और विक्रय आदि के लिए, नाल को छोटा या नकली अग्नायुध को अग्नायुध में संपरिवर्तित करने, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ। जिन आयुधों पर पहचान चिन्ह न हो उनका विक्रय या अंतरण किया जा सकता है। केंद्र सरकार की अनुमति से, राज्य सरकार की अनुमति से, जिला कलेक्टर की अनुमति से, किसी की अनुमति से उसका विक्रय नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसी के भी उससे उसका विक्रय नहीं किया जा सकता। निम्न में से कौन सा व्यक्ति अग्नायुध गोला बारूद धारण रखेगा या वहन नहीं करेगा, जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी, अब कौन कौन नहीं रख सकता, 21 वर्ष की आयु पूरी ना किया और ठीक है, फिर क्या किया, दंडादेश के अवसान के 5 वर्ष के कालावधि के दौरान किसी भी समय, मतलब दंडादेश दे दिया गया हो तो 5 वर्ष तक, दंडादेश बीत जाने के 5 वर्ष तक के वो कोई भी हथियार नहीं रखेगा। जिसे प्रशांत कायम रखने के लिए या सदाचार बनाए रखने के लिए आदेश दिया गया हो, इस बंद पत्र के दौरान किसी भी समय वो अग्नायुध या गोला बारूद धारण नहीं करेगा। ये कौन सा है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, सभी सही हो जाएंगे। आयुध या गोला बारूद के विनिर्माण, विक्रय या अंतरण या अभिदर्शन के लिए किस धारा के तहत अनुज्ञप्ति, मतलब अब क्या है इसमें कि विनिर्माण करना, सेल करना या ट्रांसफर करना है तो उसके लिए लाइसेंस लोगे। जो कोई सेल करेगा या जो कोई उसे बनाएगा, इन सब के लिए क्या आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। किस धारा, धारा 5 के तहत। सॉरी, नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है, धारा 5 के अधीन किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राइवेट उपभोग के लिए रखे गए अग्नायुध विक्रय या अंतरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि भार साधक थाना प्रभारी या स्थानीय क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को लिखित सूचना न दे दी जाए कि ऐसा अंतरण या विक्रय इस सूचना के कितने दिनों के अवसान के बाद होगा। 30 दिन के, 45 दिन के, 60 दिन के और 90 दिन के। तो क्या है, 45 दिन इसमें हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, थाने का भार, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 45 दिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन। क्या कहता है, एक व्यक्ति है
जो अपने प्राइवेट सुरक्षा के लिए, ठीक है, एक शस्त्र विधिपूर्वक अपने कब्जे में रखा है और उसके लिए धारा 4 के अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं है, वह इसे अंतरित या विक्रय कर सकेगा। मतलब कोई व्यक्ति है जो क्या विधिपूर्वक अपने कब्जे में शस्त्र रखे, धारा 4 के तहत उसको अनुज्ञप्ति भी नहीं है, उसको लाइसेंस, जैसे कोई पुलिस अधिकारी या कोई है वो विधिपूर्वक, उसको लाइसेंस रखने की कोई जरूरत नहीं है। अंतरित या विक्रय कर सकता। अंतरण या विक्रय की अनुज्ञप्ति होने पर, अंतरण या विक्रय की अनुज्ञप्ति धारण न किए जाने पर भी जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से, थाने के भार साधक अधिकारी की अनुमति से। तो अब अंतरित या विक्रय कर सकता, किसे कर, अंतरण या विक्रय अनुज्ञप्ति धारण न किए जाने पर भी कर वो हो सकता है, प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। एक व्यक्ति के पास अग्नायुध है जिसके लिए धारा 3 के अधीन लाइसेंस अपेक्षित है और वह अपने आग्नेयास्त्र को विक्रय करना चाहता, उसे निम्नलिखित शर्तों में क्या करना आवश्यक है। जिला मजिस्ट्रेट को विक्रय के आशय की लिखित सूचना देना होगा। निकटतम पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को विक्रय के आशय की लिखित सूचना देखा होगा। जिसे बेचना चाहते उसका नाम, पता और लिखित सूचना होगा, उपयुक्त में से सभी। तो ये आसान है, मजिस्ट्रेट को सूचित करोगे, थाने के पुलिस अधिकारी को सूचित करोगे और जिसका भेजना वो सब, उसे जो सूचना दोगे उसमें नाम और पता सब लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा चयन कीजिए। कोई भी व्यक्ति 3 अग्नायुध को अर्जित कर सकता है। अग्नायुध की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन धारा 13 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया जाता है। सही है। अग्नायुध की लाइसेंस हेतु व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो इसमें क्या असत्य कथन चुनना, ए भी सही है, ए भी सही है, पहला वाला ही गलत हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति 2 रख सकता, 3 नहीं 2 रख सकता, इसमें गलत असत्य कथन पूछे। नेक्स्ट आ जाओ। फिर पूछता, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन, यदि अग्नायुध धारण करने वाला व्यक्ति दोष सिद्ध किया जाता है तो दोष सिद्ध करने वाला न्यायालय अग्नायुध की अनुज्ञप्ति निरस्त कर सकता है। अग्नायुध के विक्रय या अंतरण के लिए उस पर नाम, पहचान चिन्ह या संख्या का होना आवश्यक है। अग्नायुध या अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति अपने अग्नायुध विदेश में भी साथ ले जा सकते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। नकली अग्नायुध से तात्पर्य है अग्नायुध जैसा प्रतीत होता है, चाहे वह छर्रों, गोली या अन्य अस्त्र को छोड़ने के योग्य हो या ना हो। अग्नायुध जैसा प्रतीत होता है तथा वह अस्त्र आर्म छोड़ने के योग्य हो। उपयुक्त में से दोनों, उपयुक्त में से दोनों, तो इसमें दोनों हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अग्नायुध की नाल को छोटा कर सकता है, केवल बदल सकता है, केवल लाइसेंस के तहत छोटा कर सकता है। तो इसमें तीसरा हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ। धारा 8 के तहत यदि व्यक्ति के पास ऐसा हथियार प्राप्त होता है कि जिस पर निर्दिष्ट चिन्ह परिवर्तित या कूटरचित हो, तो चिन्ह को परिवर्तित या कूटरचित करने के संबंध में उपधारित किया जाएगा, उपधारित किया जा सकता है। उपयुक्त में से दोनों न्यायालय के विवेक पर। तो उपधारित किया जाएगा, सेल प्रिज्यूम होगा, ये याद कर लेना, सेल प्रिज्यूम होगा। ठीक है, सेल प्रिज्यूम होगा ये, कि न्यायालय मान लेगा। अब आप साबित करो उसे, खंडित करो उसे। यदि किसी व्यक्ति के पास अधिनियम लागू होने से पहले कोई ऐसा फायर आर्म्स जिस पर नाम, संख्या या पहचान मुद्रित नहीं है, तो धारा 8 के प्रावधान के तहत कब से लागू होगा। अधिनियम लागू होने के 1 वर्ष बीत जाने पर, अधिनियम लागू होने के 2 वर्ष बीत जाने, अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष, अधिनियम लागू होने के 45 दिन के, तो अधिनियम लागू होने के 1 वर्ष के भीतर। नेक्स्ट आ जाओ।
धारा 9 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे कि कितनी भी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया गया हो, उस दंडादेश के अवसान के कितने समय के बाद तक वह आर्म्स या गोला बारूद अर्जित नहीं करेगा और ना ही कब्जे में रखेगा। 6, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसमें अभी पढ़ाया था 5 वर्ष। नेक्स्ट आ जाओ। यदि किसी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 8 के अधीन प्रशांति कायम रखने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया, तो वह व्यक्ति कितनी अवधि के आयुध गोला बारूदों को अपने कब्जे में नहीं रखेगा, न अर्जित करेगा। बंधपत्र की अवधि समाप्त होने के 6 माह, बंधपत्र की अवधि तक, बंधपत्र की अवधि व्यतीत होने के 3 माह तक, उसके लिए यह प्रतिबंध लागू नहीं होता। बंधपत्र की अवधि तक। नेक्स्ट आ जाओ। आयुध या गोला बारूद के निर्यात या आयात के लिए लाइसेंस संबंधी प्रावधान किस धारा में है? धारा 10 में, धारा 20 में, धारा 11 में, धारा 15 में। तो धारा 10 में। आयात निर्यात संबंधी प्रावधान किस में है? धारा 10 में। फिर उसके बाद क्या है? केंद्र सरकार आयुधों को निर्यात या आयात पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति किस धारा में? आयात निर्यात कर सकते हो 10 में, प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शन लगाता है 11 में। रिस्ट्रिक्शन की किन किन चीजों का आयात निर्यात नहीं कर सकते वो भी केंद्र सरकार लगाता है 11 में। नेक्स्ट आ जाओ। कोई भी व्यक्ति अग्नायुध या गोला बारूद का विक्रय या अंतरण ऐसे व्यक्ति को नहीं करेगा जो 21 वर्ष की आयु पूरी न किया, जो विकृत चित्त हो, जो कारावास से दंडादेश किया गया, उस दंडादेश के अवसान के 5 वर्ष की कालावधि के दौरान उपयुक्त में से सभी। तो इसमें उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ। ये क्वेश्चन आसान है सब। फिर आ जाओ। कौन व्यक्ति अनुज्ञप्ति के बिना आयुधों को अपने निजी उपयोग के लिए भारत में ला सकेगा या भारत से बाहर ले जा सकेगा? जो आयुध को रखने के लिए विधि द्वारा हकदार है, जो आयुध को अधिनियम के या अन्य विधि द्वारा प्रसिद्ध नहीं हो, वह व्यक्ति जो वास्तविक पर्यटक है और किसी भी ऐसे देश का जिसे केंद्र सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश करे। उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? केंद्र सरकार की राय है। क्या ओपिनियन है? ओपिनियन में यदि जो फायर आर्म्स है में भिन्न आयुधों का भी अर्जन कब्जे में रखना या विनिर्माण करना आवश्यक है, तो किस धारा के तहत राजपत्र में अधिसूचना द्वारा वह ऐसा कर सकती है? धारा 4, धारा 6, धारा 7, धारा 5। तो किस धारा के तहत कर सकती है? धारा 4 के तहत कर सकती है। फिर नेक्स्ट आ जाओ। जो व्यक्ति भारत में आयुध लाता है और उसकी युक्त मात्रा में या उसके उपयोग के बारे में शंका होने पर आयुध को कौन निरुद्ध कर सकता है? सीमा शुल्क कमिश्नर, केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अन्य ऑफिसर? 1, 2 दोनों। सीमा शुल्क या कोई ऑफिसर जो नियुक्त किया है, दोनों कर सकता है। फिर नेक्स्ट आ जाओ। भारत में आयुधों को लाने और आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सीमा शुल्क प्राधिकारी। उपयुक्त में से सभी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सीमा शुल्क प्राधिकारी सभी लगा सकते हैं। अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किसको दिया? कलेक्टर को, जिला मजिस्ट्रेट को, अनुज्ञप्त प्राधिकारी को। उपयुक्त में से सभी को। तो अनुज्ञापन प्राधिकारी को। ये याद कर लेना, कलेक्टर वलेक्टर को मत देने लगना आवेदन। अनुज्ञापन प्राधिकारी को। लाइसेंस के लिए आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी को दिया जाएगा। लाइसेंस के ग्रांट की प्रक्रिया आयुध अधिनियम की किस अनुदान की प्रक्रिया? अनुज्ञप्तियों के अनुदान की ग्रांट की प्रक्रिया, अनुदान की प्रक्रिया किस में दिया? अनुज्ञप्तियों की अनुदान की प्रक्रिया 13 में, 14 में, 15 में, 16 में। तो 13 में दिया। ठीक है, 13 में दिया। नेक्स्ट आ जाओ। पूरा नहीं आएगा, इसको धीरे धीरे पढ़ता हूँ।
आयुध अधिनियम 1959 आयुध अधिनियम 1959 के अध्याय 2 के अधीन अनुज्ञप्तियों के अनुदान के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी प्रक्रिया अपनाएगा। आवेदन की प्राप्ति के अनुज्ञापन मतलब अथॉरिटी है उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसे अधिकारी अपने रिपोर्ट विहित समय के अंदर भेजेंगे। फिर क्या करेगा, जो प्राधिकारी लाइसेंस जारी करने वाला है पहले इंक्वायरी करेगा, यदि कोई हो जैसा वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात उपधारा 2 के अधीन रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात लिखित आदेश अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुज्ञप्ति देने से इनकार करेगा जांच के पश्चात। फिर क्या करेगा, फिर जो अधिकारी है और जहां कोई निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी आवेदन पर विहित समय के अंदर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, तो जो अधिकारी है जो लाइसेंस जारी जिसके यहाँ आवेदन दिया गया, यदि वह उचित समझे तो विहित समय समाप्त होने के पश्चात उस रिपोर्ट के लिए और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा। उपयुक्त में से सभी, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। फिर आ जाओ नेक्स्ट उस पे। यदि लाइसेंस के आवेदन पत्र निकटतम थाने के भारसाधक प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रेषित नहीं करता है, तो किस धारा के तहत अनुज्ञापन अधिकारी इस आवेदन पर आदेश दे सकता है? धारा 13, धारा 14, धारा 32, धारा 45। तो धारा 13। फिर आ जाओ नेक्स्ट। अनुज्ञप्ति देने से इनकार करने के कारणों आधारों का उल्लेख किस धारा में? अगर अनुज्ञप्ति नहीं देता तो किस धारा में? 14 में। 13 में जारी करेगा और नहीं देता है तो 14 में उनके कारणों को लिखित करेगा। फिर आ जाओ। अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से इनकार कर देगा जहां की ऐसा अनुज्ञप्ति किसी प्रसिद्ध आयुधों के बारे में अपेक्षित हो या विकृत चित्त के अधीन हो, या वह इस आयुध अधिनियम के अनुज्ञप्ति के लिए किसी कारण के अयोग्य हो, वह आयुध रखने वहन करने या इस आयुध के अधीन तस्मय प्रभृत किसी अन्य विधि के अंतर्गत प्रसिद्ध है। ऐसा व्यक्ति स्वामित्व या कब्जे में प्राप्त संपत्ति है नहीं है। उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी। धारा 14(2) के अनुसार अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी भी व्यक्ति को कोई भी लाइसेंस अनुदत्त कर केवल इस आधार पर इनकार नहीं करेगा कि ऐसा व्यक्ति स्वामित्व या कब्जे में प्राप्त संपत्ति नहीं है। फिर आ जाओ नेक्स्ट। आयुध रखने या वहन करने में आयुध की अवधि कितनी है? 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। तो कितने? 5 वर्ष तक वो लाइसेंस की अवधि होती है। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कोई व्यक्ति एक साथ कितने अग्निशस्त्र अपने पास आधिपत्य में रख सकता है? 2 रख सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। अग्निशस्त्र रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को दिया गया लाइसेंस कब तक? तो अभी बताया 5 वर्ष तक रहेगा। फिर आ जाओ। तरुण किसे कहते हैं? इसमें 18 वर्ष से कम आयु, 19 वर्ष से 20 वर्ष से 21 वर्ष। तो 21 वर्ष से कम आयु को तरुण कहते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। लाइसेंस का नवीनीकरण कितनी अवधि के लिए होता है? 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के, उतनी अवधि के लिए जितने के लिए अनुज्ञप्ति मूलतः अनुदत्त की थी। मतलब अगर लाइसेंस एक बार जारी किया तो 5 साल के लिए जारी किया जाता, फिर उसका रिन्यूअल, तो रिन्यूअल भी कराओगे तो फिर कितना? 5 ही साल के लिए रिन्यूअल होगा। ठीक है, फिर रिन्यूअल आपको कराना पड़ेगा। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट आ जाओ। लाइसेंस के नवीनीकरण का अधिकार अनुज्ञापक अधिकारी को किस धारा के तहत? मतलब जो वो है नवीनीकरण का अधिकार किसके तहत वो रिन्यूअल होता है? 15 में, 10 में,
14 में, 17 में, तो 15 में रिन्यूअल होता है। रिन्यूअल किस धारा के तहत होता है? 15 के तहत, याद कर लेना। फिर आ जाओ, अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करने से इनकार करने का आदेश बिना किसी उचित कारण के दिया गया है। ऐसा आदेश मनमाना उपयुक्त निर्णय किस वाद में दिया गया? क्या कहता है कि अगर अपने कोई कारण नहीं बताया और उसका अनुज्ञप्ति देने से या उसका नवीनीकरण या रिन्यूअल करने से इनकार कर दिया, तो यह ऐसा आदेश मनमाना माना जाएगा। किसमें कहा गया? अमीरिक चंद्र बनाम मध्य प्रदेश, लाला रामचंद्र बनाम भारत संघ, गयादीन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश, एस.सी. बसु बनाम बिहार राज्य। तो अमीरिक चंद्र वाला केस है, ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको नोट कर लेना है। अमीरिक चंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य। फिर नेक्स्ट आ जाओ, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यदि लाइसेंस पहले ही प्रतिसंगत न कर दिया जाए तो वह उस तारीख से जिसको वह अनुदत्त किया गया 5 वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्ति में बनी रहेगी। ऐसे लाइसेंस लघुत्तर अवधि के लिए अनुदत्त किया जा सकेगी यदि वह व्यक्ति जिसके द्वारा वह लाइसेंस अपेक्षित है जैसा वह चाहे। नेक्स्ट आ जाओ, अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए वही उपबंध लागू होंगे जो अनुज्ञप्ति के अनुदान पर लागू। अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी मामले में अन्यथा विनिश्चय न करे तो अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण उतनी ही अवधि के लिए होगा जितनी की वह अनुज्ञप्ति के मूलतः अनुदत्त की गई। उपयुक्त में से सभी, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, जो अनुज्ञापन जो लाइसेंस जारी करने वाला लिखित आदेश द्वारा लाइसेंस को ऐसे समय के लिए जैसा वह ठीक समझे निलंबित कर सकेगा या लाइसेंस को अपने पास रख सकेगा। कब कब कर सकेगा? यदि अनुज्ञप्ति की जो लाइसेंस की शर्तों में से किसी का उल्लंघन किया गया हो तब कर लेगा, लोक शांति और सुरक्षा के लिए आवश्यक हो तब कर लेगा, अनुज्ञप्ति तात्विक या जानकारी दबाकर या गलत जानकारी के आधार पर लाइसेंस प्राप्त हुई। उपयुक्त में से सभी, तो ये सभी आधार होंगे। नेक्स्ट आ जाओ, जो लाइसेंस अथॉरिटी है वो अनुज्ञप्ति कब निलंबित या प्रतिसंग्रहित कर सकता है? यदि जो लाइसेंस धारी है किसी आयुध को अर्जित या कब्जे में रखने के लिए विधि द्वारा क्या रोका गया है, यदि लाइसेंस धारी विकृत है, यदि आयुध अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति लिए जाने के कारण अयोग्य है। उपयुक्त में से सभी, वो मतलब ले नहीं सकता। फिर आ जाओ नेक्स्ट, अनुज्ञप्ति को निलंबित प्रतिसंग्रहित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? अनुज्ञापन प्राधिकारी को, उस न्यायालय को जो अनुज्ञप्ति धारक को आयुध अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध को दोषसिद्ध ठहराया गया हो, अपीलीय न्यायालय को, उच्च न्यायालय द्वारा जब पुनर्निरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है केंद्र सरकार को। उपयुक्त में से सभी, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। निलंबन अनुप्रमाण प्राधिकारी भी कर सकता है। आयुध अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध है तो अपराध न्यायालय भी कर लेगा, अपीलीय न्यायालय भी कर देगा, हाई कोर्ट भी कर देगा। ठीक है, पुनर्निरीक्षण की शक्ति का केंद्र सरकार भी कर देगी, तो सब आ जाएंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत अब आ जाओ, जो लाइसेंस जारी करने वाला है वो लाइसेंस देने से इनकार या लाइसेंस की को अपने पास प्रसंग्रहित आदेश से व्यथित व्यक्ति, अब मान लो लाइसेंस उसका जब्त कर लिया गया, अपने पास रख लिया या देने से इनकार किया, तो अपील कर सकता है, पुनरीक्षण दायर कर सकता है या एक दो दोनों कर सकता है। तो केवल अपील करेगा वो। सरकार द्वारा अगर उसको ये निर्देशाधीन किए गए आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी, सरकार ने अगर रोका है तब अपील नहीं होगी। विहित काल के बाद की गई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी तब तक अपीलार्थी अपील प्राधिकारी को समाधान न कर दे कि उस कालावधि के अंतर्गत उसके पास प्राप्त हेतु नहीं थे। नेक्स्ट आ जाओ, अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश से व्यथित व्यक्ति अपील कर सकता। अपील प्राधिकारी के समक्ष, उच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष, उपरोक्त में से एक दो दोनों, तो अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रख लेना। फिर आ जाओ नेक्स्ट, आयुध अधिनियम 1959 की किस धारा के अंतर्गत कोई मजिस्ट्रेट किसी आयुध या गोला बारूद को तलाशी और अपग्रहण कर सकता है? धारा 20,
धारा 22, धारा 21, धारा 23। तो किसके तहत? धारा 22 के तहत। आर्म्स एक्ट की किस धारा के अंतर्गत कोई मजिस्ट्रेट किसी आयुध या गोला बारूद या तलाशी को अपने क्या कर सकता है? अभिग्रहण कर सकता है, जब्त कर सकता है। किसी व्यक्ति के आयुध आदि की अनुज्ञप्ति पेश करने की मांग कौन कर सकता है? कोई पुलिस ऑफिसर कर सकता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषता कोई व्यक्ति भी कर सकता है, दोनों कर सकता है। क्या कहता है? यदि किसी व्यक्ति ने पुलिस ऑफिसर या संप्रहित ऑफिसर अनुज्ञप्ति पेश करने की मांग की और वह अनुज्ञप्तिधारी लाइसेंस पेश करने से इनकार करता या असफल रहता तो पुलिस ऑफिसर क्या कार्रवाई करेगा? अब लाइसेंस मांगा, लाइसेंस नहीं दिए, या तुम वो करने लगे, इनकार कर दिए कि हम आपको लाइसेंस क्यों नहीं दे, तो क्या कर सकता? पुलिस ऑफिसर या संयुक्त ऑफिसर उसे अपना नाम और पता बताने की अपेक्षा करेगा। पुलिस की क्या पावर है देख लो भाई, अगर लाइसेंस नहीं दिखाते हो। यदि वह ऑफिसर उचित समझता तो उस व्यक्ति से वह आयुध जिसे वह वहन कर रहा हो जब्त कर सकेगा। 1, 2 दोनों। नाम पता पूछेगा और अगर उसको लगता है कि भाई इसमें कुछ वो है तो उसे क्या कर लेगा? जब्त कर लेगा। फिर नेक्स्ट आ जाओ। पुलिस ऑफिसर या संपृक्त ऑफिसर अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यक्ति को बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकता है? अब भाई बिना लाइसेंस कब? जब वह अपना नाम पता बताने से इनकार कर देता है, जब वह मिथ्या नाम पता बताता है, जब वह फरार होना चाहता है, उपयुक्त में से सभी शर्तें, तब वह उसे क्या करेगा? बिना वारंट गिरफ्तार कर लेगा। बिना वारंट गिरफ्तार कर लेगा। जहां कोई व्यक्ति किन्हीं आयुधों को चाहे उनके लिए अनुज्ञप्ति हो या ना हो ऐसी परिस्थितियों के अधीन वहन करता हुआ पाया जाता है, जिससे यह संदेह करने के लिए न्यायसंगत आधार बनते हैं कि उसके द्वारा ये किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जाने के आशय से ले जाए जा रहे हैं, या वे ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने आयुध को अपग्रहित करने की शक्ति प्राप्त है। जिला किसी मजिस्ट्रेट को, किसी भी पुलिस अधिकारी को, किसी भी लोक सेवक को। फिर आगे देखो क्या दिया है। रेल, विमान, जलयान या परिवहन के लिए किसी अन्य साधन में नियोजित काम करने वाले किसी व्यक्ति को उपयुक्त में से सभी, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आ जाओ। संदिग्ध परिस्थितियों के अधीन आयुध आदि का परिवहन करने वाले व्यक्ति बिना वारंट गिरफ्तार करने और आयुध को अपग्रहित करने का प्रावधान आयुध अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? धारा 15, धारा 17, धारा 20, धारा 21। तो किसमें दिया गया है? संदिग्ध परिस्थितियों में क्या कर सकता है? उसको जब्त कर सकता है। और बिना वारंट गिरफ्तार करने के, ये देखो बिना वारंट गिरफ्तार करने के इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किस किस धारा के तहत बिना वारंट गिरफ्तार उसको आयुध को जब्त करेगा? धारा 20, याद रख लेना। नेक्स्ट आ जाओ। कोई व्यक्ति आयुध आदि की कब्जे के विधि विरुद्ध होने पर या किसके समक्ष निक्षेप कर सकेगा? निकटतम पुलिस थाने के बाहर साधक ऑफिसर के पास, किसी भी यूनिट शस्त्रागार में, 1, 2 दोनों में हो जाएगा। ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। किसी आयुध आदि को निकटतम पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के पास कब निक्षिप्त, कब जमा कराएगा? जब अनुज्ञप्ति की समयावधि, जब जो लाइसेंस की समयावधि है, टाइम पीरियड है, वो खत्म हो जाता है, लाइसेंस का निलंबन या प्रतिसंग्रहण हो जाता है, या किसी अन्य कारण से कब्जा विधिपूर्ण नहीं रह जाने पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना निकाले जाने के कारण। तो ये उपयुक्त सभी कारण होंगे। नेक्स्ट आ जाओ। मजिस्ट्रेट किसी गृह परिसर की तलाशी करने का आदेश दे सकता है जब कभी किसी मजिस्ट्रेट के पास यह विश्वास करने का कारण हो उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति के कहने पर कोई भी आयुध या गोला बारूद किसी भी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए कोई आयुध, गोला बारूद या लोक शांति के क्षेम को खतरे में डाले बिना ऐसे व्यक्ति को कब्जे में नहीं छोड़ेगा। उपयुक्त में 1, 2 दोनों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1, 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ।
नेक्स्ट क्या कहता है, जो कोई स्वयं अपने किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तारी या निरोध की प्रसिद्ध करने या रोकने के आशय से किसी अग्नायुध या नकली आयुधों को किसी भी उपयोग में, चाहे वह कैसा ही क्यों ना हो, लाएगा या प्रदान करेगा तो वह दंडनीय होगा कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से दंडनीय होगा 3 वर्ष के कारावास और जुर्माना, 5 वर्ष का कारावास जुर्माना, इस 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। तो इसमें क्या होगा, कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। नेक्स्ट आ जाओ, धारा 24 का के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के तहत किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में आयुध रखना अवैध है। अवैध होगा। अधिसूचना प्रथम बार में कितने दिन तक होगी, 90 दिन, 60 दिन, 6 माह, 12 माह। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 19 डेज, 90 दिन। फिर नेक्स्ट आ जाओ, धारा 24 खा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह धारा अधिसूचित क्षेत्र से के लोक स्थानों में या होकर अधिसूचना आयुध के वहन करने पर प्रतिषेध करती है। इस धारा के तहत अधिसूचना राजपत्र में जारी होना आवश्यक है। इस धारा के तहत कालावधि प्रथम बार के लिए 90 दिन की होगी। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी फायर आर्म्स की नाल को छोटा करता है, नकली फायर आर्म्स को फायर आर्म्स में बदलता है, तो वह किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा, धारा 25, धारा 20, धारा 27 और धारा 28। तो किस धारा के, धारा 25 के तहत। नेक्स्ट आ जाओ, जो कोई धारा 24A और 24B के उल्लंघन का दोषी पाया जाता तो उसको कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा, कम से कम 3 वर्ष का जो अधिकतम 7 वर्ष तक का हो सकेगा, कम से कम 5 वर्ष का जो अधिकतम 7 वर्ष तक का हो सकेगा, कम से कम 7 वर्ष का जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा। उपयुक्त में कभी नहीं। तो 24A और 24B के उल्लंघन में अगर दोषी पाया जाता तो कितने वर्ष का कारावास होगा, ये याद कर लेना, कम से कम 3 वर्ष का, अधिकतम 7 वर्ष का, 3 वर्ष से 7 वर्ष का होगा अगर 24A और 24B का उल्लंघन करते दोषी पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है, जो व्यक्ति धारा 3 के उपबंधों के अधीन उल्लंघन में किसी बारूद या आयुध का परिवहन करेगा वह किस धारा प्रावधानों के तहत दंडित करेगा। मतलब जिसको रखना नहीं है आग्नेयायुध या आयुध, तो धारा 25 में, धारा 26 में, धारा 27 में, धारा 29 में, तो धारा 25 के तहत दंडित किया जाएगा। 3 का अगर उल्लंघन करेगा धारा, तो धारा 25 में वो दंडित किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाओ, कोई व्यक्ति धारा 19 में अपेक्षित होने पर अपना नाम पता बताने से इनकार कर देता है तो वह धारा 25 के तहत कितने दंड से दंडनीय। अब नाम पता 19 के तहत नहीं बता तो 6 माह तक का कारावास, 200 रुपये तक का जुर्माना या दोनों, 6 मास तक का कारावास, 6 मास तक का कारावास, 500 रुपया तक का जुर्माना या दोनों, कम से कम 6 माह तक का कारावास, 500 रुपया जुर्माना, निम्न में से कोई सत्य नहीं। तो 6 माह तक का कारावास या 200 रुपये तक का जुर्माना होता है। अगर धारा 19 के तहत अपेक्षित है नाम पता बताने का और नहीं बताते हो तो ये होगा। फिर नेक्स्ट आ जाओ, कोई व्यक्ति तलाशी के दौरान किसी आयुध को छिपाता है तो वह किस धारा के तहत दंडित, छिपा लेता है 25, 26, 27, 28। तलाशी के दौरान छिपाते हो तो 26 में दंडित किए जाओगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन वाले। फिर आ जाओ नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति प्रसिद्ध आयुध या रिस्ट्रिक्टेड गोला बारूद उपयोग कर ऐसा कार्य करता जिससे किसी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है, जो रोका जिसका उपयोग आप नहीं कर सकते, मृत्यु हो जाती है, किस धारा के तहत मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। 25(2), 26(3), 27(3), 28(1). तो कहाँ दिया जा सकता है, 27(3) में। ये याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है, कोई भी जो लाइसेंस जारी करता है, जो प्राधिकारी किसी भी व्यक्ति को मतलब लाफुर तरीके से गिरफ्तार कर रहा है और वह व्यक्ति स्वयं उस गिरफ्तारी से बच रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है
लाफुल तरीके से गिरफ्तार कर रहा है और प्रयास कर रहा है बचने का, किसी नकली आयुध की सहायता से करता है तो वह किस धारा के तहत दंडित होगा? धारा 27, धारा 28, धारा 26, धारा 25। तो धारा 25 के तहत। नेक्स्ट आ जाओ। जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति से यह जानते हुए कि आयुध खरीदता कि उसके पास लाइसेंस नहीं है तो वह दंडनीय होगा। अब ऐसे व्यक्ति से लाइसेंस, जैसे बिहार वार में सब लोग खरीद नहीं लेते हैं जाके इधर उधर से, तो वही सब जिसके पास लाइसेंस नहीं है उससे खरीद लेते हैं। तो ऐसा कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी, 3 वर्ष का हो सकेगा, 5 वर्ष, 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने। तो 7 वर्ष से कम नहीं होगा, 7 वर्ष से ज्यादा होगा, जिसकी अवधि 7 वर्ष से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, दंडनीय होगा। नेक्स्ट आ जाओ। जो कोई आयुध किसी अन्य व्यक्ति को पहले से इस बात पर अभिनिश्चय किए बिना प्रदत्त कर देता है कि वह विधि द्वारा कब्जा रखने का अधिकार है या विधि द्वारा प्रसिद्ध रोका नहीं गया तो वह दंडनीय। न्यूनतम 7 वर्ष, अधिकतम आजीवन कारावास, जुर्माना 5 वर्ष का कारावास, 10 वर्ष का, 14 वर्ष का। तो इसमें बहुत कड़ा दंड है। न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम कितना हो जाएगा? अधिकतम कितना हो जाएगा? आजीवन कारावास। ये याद कर लेना। सॉरी, एक व्यक्ति बल प्रयोग करके पुलिस या सशस्त्र बल या आग्नेयास्त्र, बंदूक, रिवॉल्वर आदि छीन लेता तो वह दंडित किया जाएगा 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने से, 10 वर्ष के कारावास और जुर्माने से, 14 वर्ष का कारावास और जुर्माने से, 5 वर्ष का कारावास और जुर्माने से। तो कितने? 10 वर्ष के कारावास से। अगर किसी पुलिस की रिवॉल्वर या कुछ छीनते हो तो कितने? 10 वर्ष का कारावास होगा। ये कहाँ दिया गया? ये धारा 25 के अनुसार जो कोई पुलिस बल या पुलिस शस्त्र के आग्नेयास्त्र को छीन लेता है तो ऐसा कारावास से दंडनीय होगा जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना। नेक्स्ट आ जाओ। एक व्यक्ति जो बिना लाइसेंस के बंदूक क्या रखता है तो कितने दंड से? अब बिना लाइसेंस के तुम बंदूक रख ले हो, कम से कम 2 वर्ष, कम से कम 1 वर्ष, कम से कम 6 माह, कम से कम 3 वर्ष किंतु 5 वर्ष तक। तो इसमें क्या? कम से कम 2 वर्ष और जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा। तो इसमें 2 से 5, 2 से 5 ये याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ। यदि कोई व्यक्ति गैर लाइसेंसी उपद्रव क्षेत्र के लिए पकड़े जाते हो, उपद्रवग्रस्त क्षेत्र के लिए पकड़े जाते हैं तो कम से कम एक वर्ष का और जुर्माना होगा कम से कम 2 वर्ष। फिर नेक्स्ट आ जाओ। कम से कम 3 वर्ष और जुर्माना हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है इधर। जो कोई लाइसेंस की किसी शर्तों का इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा जिसके लिए अधिनियम के अन्य कोई दंड उपबंधित नहीं है तो वह क्या करेगा? मतलब जिसके लिए दंड का प्रावधान नहीं है तो अब क्या करोगा? कारावास जिसकी अवधि कितना? 6 मंथ का, 6 माह का हो सकेगा। जुर्माना जो 2000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों। तो यही पहला ऑप्शन सही होगा। जब दंड का प्रावधान किसी नहीं है तो 6 मास का दंड हो जाएगा, ठीक है, और 2000 रुपए जुर्माना। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ। जो कोई आयुध अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोष सिद्ध किए जाने पर इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का पुनः दोष सिद्ध किया जाएगा तो वह पश्चात कथित अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। पश्चात कथित अपराध के लिए उपबंधित शास्त्र की दुगनी से, पश्चात कथित अपराध के लिए उपबंधित शास्त्र के 1/4 से, पहला और दूसरा दोनों, तो कितना? दुगने दंड से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ।
धारा 30 के तहत लाइसेंस या नियम के उल्लंघन पर व्यक्ति को कितना दंड दिया जाएगा? 6 मास तक का कारावास, 2,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों से? 6 मास तक का कारावास, 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से? कम से कम 6 माह का कारावास, 1,000 रुपये या जुर्माने तक का? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या कह रहा है? उल्लंघन करने पर व्यक्ति को धारा 30 का अनुज्ञप्ति के नियम का उल्लंघन करने पर, तो इसमें 6 मास तक का कारावास, 2,000 रुपये तक का जुर्माना हो जाएगा। जब कोई दंड का, तो ये धारा 30 में बताया गया है, ठीक है। जब कहीं भी दंड का प्रावधान नहीं तो धारा 30 के तहत दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इस अधिनियम के धारा 34 के तहत आयुधों को भंडारक वेयरिंग हाउस ऑफ आर्म के लिए मंजूरी कौन देता है? अनुज्ञापन प्राधिकारी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उपयुक्त में सभी। तो केंद्र सरकार देता है वेयरिंग हाउस के लिए परमिशन। आर्म्स के वेयरिंग हाउस के लिए परमिशन कौन देता है? केंद्र सरकार देता है, ये याद कर लेना। फिर आ जाओ, अधिनियम की किस धारा के तहत हर व्यक्ति को अधिनियम के तहत होने वाले अपराध की सूचना निकटतम थाने के बाहर साधक अधिकारी को देने के लिए कर्तव्यबद्ध है? धारा 31 में, धारा 36 में, धारा 34 में, धारा 45 में। तो किसमें? धारा 36 में। नेक्स्ट आ जाओ। कौन सा कथन सत्य है? इस अधिनियम के तहत समस्त अपराध संज्ञेय हैं। इस अधिनियम के तहत समस्त अपराध जमानतीय हैं। इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संक्षिप्त विचारण। इस अधिनियम के तहत समस्त अपराध विशेष न्यायालय द्वारा। तो इस अपराध क्या है? अपराध असंज्ञेय संज्ञेय है, ये पकड़ लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संज्ञेय है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। धारा 39 के तहत अभियोजन संस्थित किए जाने के लिए डीएम की अनुमति लेनी पड़ती है। यह अनुमति किस अपराध हेतु? धारा 5 के, धारा 27 के, धारा 3 के, धारा 11। धारा 3 के अपराध हेतु डीएम के से परमिशन अनुज्ञप्ति लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाओ। नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति धारा 44 में है। नियम बनाने की शक्ति धारा 44 में। फिर प्रत्यायोजित करने की शक्ति कहाँ है? 43 में है। कहाँ है? 43 में है। फिर फायर आर्म्स की गणना करने की शक्ति कहाँ है? 42 में है। फिर छूट देने की शक्ति कहाँ है? 41 में। ये तो ये याद कर लेना। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस अधिनियम के में कोई भी बात निम्न में से किस पर लागू नहीं होगी? आयुध या गोला बारूद को जो किसी वायुयान या जलयान का भाग है, किसी लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों को धारित आयुध पर, अप्रचलित प्रकार के पौरात्रिक मूल के शस्त्रों पर, उपयुक्त में से सभी पर। फिर नेक्स्ट आ जाओ। यदि आयुध किसी ऐसे परिसर या यान या अन्य स्थान पर पाया जाता तो संयुक्त अभियोग नियंत्रण में वह शक्ति उत्तरदायी होगा जिसके आयुध रहने का ज्ञान था तब के सिवाय, जबकि तत्प्रतिकूल साबित कर दिया सभी संयुक्त रूप से। इसमें कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। आर्म्स एक्ट की किस धारा के अंतर्गत क्या प्रावधान किया? प्रत्येक व्यक्ति जिसे अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के किए जाने का ज्ञान है, निकटतम थाने के पुलिस भार साधक अधिकारी को सूचना देगा। क्या देगा? सूचना। तो कहाँ बताया गया है? 36 में, 39 में, 40 में, 45 में। तो किस धारा के तहत? 36 में बताया गया है।
आर्म्स एक्ट 1959 के अंतर्गत अपराध का ज्ञान रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति सूचना दी जाएगी। निकटतम थाने के भार साधक अधिकारी को, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को, एक दो दोनों को, केवल दो को। तो एक और दो दोनों को, निकटतम थाने के भार साधक अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट। आर्म्स एक्ट की किस धारा में कहा गया है कि अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा? धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41। तो धारा 38। प्रत्येक अपराध किस में बताया गया है कि अपराध संज्ञेय होगा? धारा 38 के तहत। कौन सा कथन सत्य है? किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 3 के अधीन किसी अपराध के बारे में कोई भी अभियोजन जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई या किसी ऐसे बात के लिए नहीं होगी जो इसके अधीन सद्भावना पूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो। आयुध अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाओ। किसी व्यक्ति के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 3 के अधीन किसी अपराध के बारे में कोई भी अभियोजन किसी पूर्व मंजूरी के संस्थित किया जाएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट, उपयुक्त में से सभी। तो जिला डीएम हो जाएगा। धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन को संस्थित करने की अनुमति देने की शक्ति डीएम को है। नेक्स्ट आ जाओ। कोई भी व्यक्ति जिसके पास शस्त्र संशोधन अधिनियम 2019 के पहले 2 या 2 से अधिक फायर आर्म्स थे, उस व्यक्ति को इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के कितने दिनों के भीतर 2 या 2 से अधिक फायर आर्म्स जमा करना होगा? धारा 30, धारा 60, 1 वर्ष के भीतर, 6 माह के भीतर। तो कितना? 1 वर्ष के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ। सॉरी, गलत उत्तर का चयन करिए। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो स्वयं अनुज्ञप्तधारी नहीं है, आयुध अधिनियम 1959 के अधीन वह स्वयं अपनी प्रतिरक्षा के लिए आग्नेय शस्त्र लेकर नहीं चलाएगा। वह एक आग्नेय शस्त्र लेकर चला सकता है अनुज्ञप्त धारक उपस्थिति में तथा उसके द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए आग्नेय शस्त्र को लेकर वहन करेगा। अनुज्ञप्त धारक की ओर से आग्नेय शस्त्र की मरम्मत हेतु अनुज्ञप्त के नवीनीकरण के लिए वहन करेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? वह आग्नेय शस्त्र लेकर चला सकता है प्राइवेट डिफेंस में। यह कहना सही है कि आर्म्स एक्ट की धारा 39 उल्लिखित करने हेतु स्वीकृति की आवश्यकता है। कंसेंट की, अभियोजन करने हेतु कंसेंट की आवश्यकता है। अधिनियम के प्रत्येक अपराध के केवल धारा 5 के अपराध, केवल धारा 27 की 25(1)(b) रेड विथ धारा 3 के अधीन किसी अपराध के हेतु। तो यही है, स्वीकृति आवश्यक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ। आयुध अधिनियम की धारा 39 के अधीन अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है केवल राज्य शासन द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, जिला के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, ऐसे भी किसी मजिस्ट्रेट द्वारा जिसने इस हेतु राज्य सरकार द्वारा निमित्त अधिकृत किया गया हो। तो किसका? डीएम द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट आ जाओ। का अपने आधिपत्य में विधिपूर्ण अनुज्ञप्त के अधीन आग्नेय अस्त्र रखते हो किंतु उस अस्त्र को रखने का उद्देश्य डकैती के अपराध करना है जो वह नहीं कर पाता। काने आयुध अधिनियम 19 किस धारा के तहत अपराध? 25, 27, 29। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आ जाओ। क्या किसी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा 8 इंच लंबे फल वाले तेज धार वाले चाकू को आधिपत्य आयुध अधिनियम के 1955 के अंतर्गत एक अपराध होगा? हाँ, यदि सरकार ने वैसा
विज्ञप्ति किया हुआ है और उस व्यक्ति के पास उसके लिए आयुध अधिनियम के अधीन कोई वैध अनुज्ञप्ति भी नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो अब जो सही सही होगा वही करा दूंगा, ठीक है, बहुत लंबा है इसमें। आर्म्स एक्ट की धारा 27 के अंतर्गत दंडनीय एक अपराध आ का अभियोजन किया गया, परंतु जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी के अभाव के कारण अभियोजन असफल हो गया। क्या बाद में मंजूरी प्राप्त करने उसे पुनः नवीन विचारण किया जा सकता? नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। और क्या है, और इसमें क्या है भाई, इसमें पहला ऑप्शन ही तुम्हारा सही है, नहीं, यदि पूर्व वाले विचारण में उसे दोष मुक्त किया गया, यही ऑप्शन देख लेना। अगर उसे पूर्व वाले विचारण में दोष मुक्त किया गया है तो नहीं किया जा सकता, दोष मुक्त किया गया है तो नहीं किया जा सकता नवीन विचारण। फिर नेक्स्ट आ जाओ। हाँ ये हो गया, अब 115 आ जाओ। निम्न में कौन सा कथन सही है? आयुध अधिनियम के अधीन समस्त अपराध संज्ञेय हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन ही सही हो गया, बाकी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, क्या कह रहा है, हाँ, अनुज्ञप्त प्राधिकारी अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से वहां इनकार करेगा जहां की ऐसे अनुज्ञप्ति उस व्यक्ति द्वारा अपेक्षित है जिसके बारे में अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वह व्यक्ति, अब सीधे आ जाओ यहीं पे, ऑप्शन ही देखो, बहुत लंबा हो जा रहा वीडियो। व्यक्ति के स्वामित्व या कब्जे में प्राप्त संपत्ति नहीं है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व करो, हो गया, बहुत लंबी हो जा रही है, 1 घंटे की वीडियो हो गई। गलत कथन चुनिए, कोई भी व्यक्ति अग्नायुध या गोला बारूद अर्जित नहीं करेगा, अपने कब्जे में नहीं रखेगा, न ही बाहर करेगा जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो, किसी भी ऐसे अपराध को दोषी जिसमें हिंसा हो और 6 माह के अन्य किसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया गया हो, इसमें सीधे सीधे 21 वर्ष की आयु वाला चौथा ऑप्शन मार देना, ठीक है, चौथा ऑप्शन इसमें मार देना, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाओ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही उत्तर दीजिए। जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति देने से पूर्व आयुध अधिनियम के अंतर्गत संबंधित थाने की रिपोर्ट मांगी गई, परंतु थाने में विहित समय के अंतर्गत रिपोर्ट उपलब्ध नहीं की गई, तो लाइसेंस का आदेश निरस्त कर दिया जाएगा, पुनः रिपोर्ट बुलाने हेतु लिखा जाएगा, विहित समय उपरांत बिना पुलिस रिपोर्ट के ही अनुज्ञप्ति दे दी जाएगी, बिना रिपोर्ट के अनुज्ञप्ति नहीं मानी जाएगी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आयुध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान किया गया? धारा 16, धारा 18, धारा 20 और धारा 21। तो किसके तहत? धारा 18 के तहत किया गया। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताइए। अनुज्ञापन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं है। अनुज्ञापन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान किया जा सकता है। अनुज्ञापन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील मर्यादा अधिनियम के अंतर्गत की जा सकती है। अपील की विहित कालावधि के पश्चात वैधानिक कारण अपील की समयावधि बढ़ा सकता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, अब देखो, क्या कोई व्यक्ति लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी कोई आयुध रख सकता? अपने कब्जे के 60 दिन हथियार रख सकता, अपने कब्जे में 90 दिन हथियार रख सकता। यदि वह हथियार रखता तो अपराध करेगा। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। यदि वह अपराध रखता है, अगर लाइसेंस समाप्त हो गया है तो वह अपराध करेगा। विक्षुब्ध क्षेत्र में अधिसूचित आयुधों को कब्जे के बारे में प्रतिषेध रिस्ट्रिक्शन 24 का 24, 25, 22 है, तो 24A लगाता है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, किस प्रतिषिद्ध आयुध या प्रतिषिद्ध गोला बारूद को अर्जित करने या कब्जे में रखने या धारण करने और किसी विशेषाधिकार प्राप्त करना अनिवार्य है? राज्य सरकार से, पुलिस कमिश्नर से, जिला मजिस्ट्रेट से, केंद्र सरकार से? तो केंद्र सरकार से। नेक्स्ट आ जाओ, सॉरी,
कौन व्यक्ति अपने पास पिस्तौल या बंदूक नहीं रख सकता जो 21 वर्ष से कम आयु का है, जिसे नैतिक अधमता के अपराध में सजा हुई और सजा 5 वर्ष, जिसने सदव्यवहार के लिए बंधपत्र भरा, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ। लाइसेंस दिया जाना, लाइसेंस की अवधि का उल्लेख करना, लाइसेंस के उल्लंघन के लिए दंड और अपील। तो इसमें कौन सा चौथा ऑप्शन सही है, अपील के लिए 19 नहीं है। बाकी अनुज्ञप्त के उल्लंघन के लिए दंड 30 में है, अनुज्ञप्त की अवधि का उल्लेख 15 में, अनुज्ञप्त दिया जाना 13 में है। ये सब याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ। आज का लास्ट वो है क्वेश्चन। इस प्रकार आयुध अधिनियम आपका समाप्त हो जाएगा। और ये चैप्टर पढ़ाने से पहले ये क्लास प्लीज जितने लोग भी देखते हो 100-150 लोग यहाँ तक देख लिए, तो मेरी मेहनत इतनी लगती तो लोगों में से शेयर कर दीजिए, ठीक है। आयुध अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा अनुज्ञप्ति से संबंधित है? तो 3, 4, 5 और 10। लाइसेंस से 3, 4, 5 और 10 सही सम्मिलित कीजिए। अनुज्ञप्त द्वारा प्रदत्त किया जाना, अनुज्ञप्त द्वारा निलंबन या रद्द किया जाना, मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी का अभिकरण करना, उपरोक्त में से सभी। तो सभी सही है। अनुज्ञप्त किसमें 13 के तहत दिया जाता है। अनुज्ञप्त का रद्दकरण कहाँ है? 17 में है। और तलाशी मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी और जब्ती 22 में दिया गया है। फिर आ जाओ अनुज्ञप्त धारियों के बारे में उपबंध अध्याय 3 में, शक्तियां और प्रक्रिया अध्याय 4 में, अपराध और अध्याय 5 में। ये भी इंपॉर्टेंट। तो आखिरी तो इस प्रकार आपका आयुध अधिनियम का सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।